हुदा सर की पाठशाला। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू हुदा सर की पाठशाला। आज हम लोग आपके क्लास 10th के बायो से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिससे कि नियरली क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं उसको लेकर के चलेंगे। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करें रिप्रोडक्शन टर्म के साथ कि इस दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़रूरी है। अगर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी और वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगा। एक्सटिंक्ट का मतलब है पूरी तरीके से विलुप्त हो जाना, जैसे कि डायनासोर्स आज के डेट में एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं। तो एक्सटेंशन से बचने के लिए अपनी प्रजाति, अपनी स्पीसीज को फ्यूचर के लिए बचा करके रखने के लिए रिप्रोडक्शन एक एसेंशियल एलिमेंट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। इसलिए इसको हम डिफाइन करते हैं कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड। या सिंपली हम लोग बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू सेम काइंड ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। अपने ही तरह का दूसरा ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, उसी को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कि आपके एनसीईआरटी बुक से है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स। क्या रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म जो है सबसे पहले अपनी ही डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस करती है। तो डीएनए क्या होता है? हम लोगों ने क्लास 9th में सेल के बारे में पढ़ा था। सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर हेरिडेटियल मटेरियल होती है। एनिमल में इसको डीएनए के नाम से जानते हैं, प्लांट में ये आरएनए होता है। डीएनए मीन्स डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का, और इसके अंदर प्रोटीन के यहाँ पर सीक्वेंस होती है, और ये सीक्वेंस जो है यही एक पोर्शन को हम लोग जीन के नाम से जानते हैं। और जो भी कैरेक्टर्स आप देखते हैं किसी इंडिविजुअल का, वो इसी डीएनए के स्ट्रक्चर की वजह से होती हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि डीएनए जो है एक इंफॉर्मेशन सोर्स है प्रोटीन को बनाने का, और डिफरेंट तरह की प्रोटीन इवेंचुअली बॉडी के अलग अलग डिज़ाइन को क्रिएट करती हैं। तो सेल डिवीज़न में चूँकि ये रिप्रोडक्टिव सेल है, इसलिए इसकी डिवीज़न मियोसिस की प्रोसेस से होती है। और मियोसिस में एक सेल डिवाइड होकर के 4 में अलग अलग बन जाता है। ये 1 से 2 और 2 से फिर ये 4। जबकि माइटोसिस में, जो कि सोमैटिक सेल के लिए होती है, उसमें एक सेल 2 में ही डिवाइड होता है। इस सेल की खास बात ये होती है कि यहाँ पर जो ये डिवीज़न हुआ 4 में, ये सबसे लास्ट में जो होते हैं वो हैप्लॉइड सेल होते हैं, जिसको N से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मीन्स हाफ, यानी क्रोमोसोम्स की जो नंबर होती हैं वो इसमें आधी होती हैं। और ये क्यों होती हैं, ये हम लोग फर्दर आगे स्टडी जब करेंगे तब इसके इंपॉर्टेंस को समझेंगे। यहाँ बतला दें आपको कि ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होती हैं। 23 पेयर्स का मतलब है 44 प्लस XY मेल के लिए और 44 प्लस XX फीमेल के लिए। ये XY और XX ये रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जो क्रोमोसोम्स को रिप्रेजेंट करती हैं, मेल का और फीमेल का। ये आप लोगों ने अब तक पढ़ करके यहाँ पर आए होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सेल की रिप्लिकेशन होती है, यानी डिवीज़न स्टार्ट होने के पहले जो हमारा डीएनए है ये एक्यूरेट कॉपी बनाता है, यानी इसी का एक जस्ट कॉपी इसी तरीके से बना लेगा। और फिर वो कॉपी डिवाइड होकर के दूसरे सेल, इसको हम लोग डॉटर सेल बोलते हैं, यहाँ पर ये चली जाती हैं। और इस तरीके से हम कंक्लूड कर पाते हैं कि डीएनए जो है वो ट्रांसफ़र होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। ऑफस्प्रिंग बोलते हैं डॉटर को, यानी कि बच्चों को। और डीएनए के रिप्लिकेशन के वजह से, ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी जो होती हैं उस वजह से हम यहाँ पर सिमिलर लुक करते हैं। यानी कि जिस तरीके से माँ बाप होता है, हम लोग बोलते हैं ना बच्चों को कि माँ पर गया है, बाप पर गया है, मामा पर गया है, मामी पर गया है, ठीक है, तो ये डीएनए की वजह से होता है। लेकिन क्या ये डीएनए एकदम एग्जैक्ट होते हैं? जिस तरीके से पेरेंट का डीएनए क्या
उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनके पास सेम डीएनए आता है? तो इसका आंसर है नहीं। यहाँ पर डीएनए इस मेयोसिस के प्रोसेस के अंदर जब स्पाइंडल फाइबर बनता है और डिवीज़न होती है तो कुछ प्रोटीन के पोर्शन एक डीएनए से टूटकर दूसरे डीएनए में और दूसरे वाला जो है वो पहले डीएनए के पास चला आता है और इस वजह से वेरिएशंस आती हैं। तो आगे हम लोग वेरिएशंस को देखेंगे, उसके पहले देख लीजिए कि इंपॉर्टेंस ऑफ कॉपिंग ऑफ डीएनए ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो डीएनए का जो कॉपी होता है यहाँ पर उसका क्या इंपॉर्टेंस है? इसकी वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पेरेंट की वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है। यहाँ आपको बताया कि यहाँ डीएनए था, ये कॉपी हुआ, यानी 23 पेयर से अगर ये तो 46 पेयर्स बन गए और फिर 23 इसके पास आ गया, 23 इसके पास आ गया और फिर यहाँ से रिप्रोडक्टिव सेल में ये हैप्लॉइड बन गए, आधा आधा हो गया। यानी कि पेरेंट जो है दूसरे के साथ जब यहाँ पर मीटिंग करेंगे तो उनका गैमेट और ये गैमेट मिल करके यहाँ पर फिर कंप्लीट 23 पेयर्स को फॉर्मेशन कर लेगा। ये हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, इसको फर्दर समझेंगे आगे, अभी यहाँ तक रहने दीजिए। सेकेंड इंपॉर्टेंस है कि ये जो डिफरेंट जनरेशन्स ऑफ स्पीसीज के बीच की कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको मेंटेन करती है। हम लोग अक्सर ऐसा बोलते हैं, फिर से आइए, छोटे बच्चों को देख करके कि इसका नाक जो है वो दादी पर गया है या फिर दादा पर गया है, यानी अलग अलग जनरेशन में वो कैरेक्टरिस्टिक जो ट्रांसफर हो रही है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द डीएनए प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इसलिए इसको हम लोग जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं। जेनेटिक मटेरियल है ये डीएनए। तीसरा, ये वेरिएशंस को क्रिएट करती हैं जो कि सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज, माने किसी स्पीसीज को लंबे समय तक इस अर्थ के ऊपर सर्वाइव करने के लिए यूजफुल होती हैं। तो ये वेरिएशंस कैसे यूजफुल होती हैं, इसको हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन के अंदर समझेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आपको बतलाया कि जिस वक्त इस सेल का रिप्लिकेशन होता है तब यहाँ पर थोड़ी सी वेरिएशंस आ जाती हैं। वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं होता, अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो जाएगा तो स्पीसीज सर्वाइव नहीं कर पाएगी, यानी ये माइनर वेरिएशंस होती हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि दो जुड़वा बच्चों में भी कुछ ना कुछ फर्क तो होगा। शक्ल सूरत एक जैसा लग सकता है, आवाज़ एक जैसा लग सकता है, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स में फ़र्क हो जाएंगे, यानी वेरिएशंस एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है डीएनए कॉपिंग का। तो डीएनए कॉपिंग जिस वक्त होती है, और ये कॉपिंग बहुत ज़रूरी है बॉडी के डिज़ाइन को मेंटेन करने के लिए अलग अलग इंडिविजुअल में जो कि इस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती हैं। शेर जंगल में रहता है, पालतू गायें जो हैं हमारे घर पर रहती हैं, वहाँ की जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, वाटर की अवेबिलिटीज़ है, इन सब का इनके ऊपर असर पड़ता है। जंगली जानवर को अगर आप घर पर रखेंगे, घर के एनवायरनमेंट में रखेंगे, या फिर आप जैसा कि अभी कुछ दिन पहले सुना होगा कि केनिया से कुछ जो है वो तेंदुओं को मंगाया गया, इंडिया के जंगल में रखा गया और वो सारे के सारे सर्वाइव नहीं कर पाए, धीरे धीरे मर गए। बेसिक रीज़न इसके पीछे था कि टेम्परेचर, क्लाइमेट, ये सब जो है वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से यहाँ नहीं था और उनका बॉडी डिज़ाइन जो था वहाँ पर डीएनए कॉपिंग की वजह से वो इस क्लाइमेट को एडजस्ट नहीं कर पाया, या इस क्लाइमेट में वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अडेप्ट नहीं कर पाया अपने आप को और उनकी मौत हो गई। और किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अपने आप को अगर एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, वो अडेप्ट नहीं कर पाएंगे तो वो स्पीसीज धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। जैसा कि डायनासोर के बारे में बोला जाता है कि डायनासोर इतने बड़े लिविंग ऑर्गेनिजम्स थी कि यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस में चेंजेस आई, टेम्परेचर राइज हुआ और भी दूसरी चीज़ें आई, उस वक्त अर्थक्वेक आया होगा या कुछ भी आई होंगी, उन सब चीज़ों को वो झेल नहीं पाई। जबकि दूसरे ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि सबसे पुराने ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें तो क्रोकोडाइल है, टर्टल्स है, ये सब अपने आप को बचा कर रख पाई उस अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में। हो सकता है कि टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से वो लोग पानी में चले गए हों। डायनासोर पानी में सर्वाइव नहीं कर पाता था, अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए डायनासोर की जो स्पीसीज़ थी वो एक्सटिंक्ट हो गई और क्रोकोडाइल की जो स्पीसीज़ हैं या टर्टल्स की जो स्पीसीज़ है उसको आज हम लोग देखते हैं कि वो सर्वाइव कर रही है। एग्जाम्पल आपके बुक में जो दिया हुआ है उसमें कुछ बैक्टीरिया का है कि एक टेम्परेट
वाटर जो कि ना तो ज़्यादा गर्म होता है ना ठंडा होता है, अगर वो फ्रीज कर जाए या फिर टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग या दूसरे रीज़न से बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाए तो वो बैक्टीरिया जो है वो पानी में मर जाएंगी, उस इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। लेकिन कुछ वेरिएंट्स होंगे उस बैक्टीरिया के जो कि हीट रेजिस्टेंट होंगे, यानी उस गर्मी को बर्दाश्त कर लेंगे, या जो वाटर फ्रीज कर गई उस ठंडी को भी वो बर्दाश्त कर लेगी। और इस तरीके से वो वेरिएंट्स जब आगे जाकर के रिप्रोडक्शन करेंगी और नए बैक्टीरिया को जन्म देंगी तो उसके अंदर वो कैरेक्टर्स एडेप्टिबिलिटी वाली चली जाएंगी और फिर वो उस टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाएंगी। तो ये स्पीसीज़ के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर उस स्पीसीज़ को सर्वाइव करना है चेंजिंग इन्वायरमेंट में। तब आप समझ गए होंगे कि वेरिएशंस किस तरीके से हमारे लिए यूज़फुल है। तो वेरिएशंस जो हैं वो अडेप्ट कर लेती हैं चेंजिंग इन्वायरमेंट में। एंड वेरिएशन जो है उसके वजह से इवैल्यूएशन आता है। इवैल्यूएशन बोलते हैं हम लोग एक तरह के डेवलपमेंट को, जैसा कि आपने पिक्चर में देखा होगा कि एक बंदर, एप बोलिए उसे, किस तरीके से धीरे धीरे वो दो पैरों पर खड़ा होता है, फिर वो थोड़ा सा झुका हुआ इंसान होता है, फिर वो थोड़ा सा तन कर खड़ा होता है और फिर आज के इंसान का शक्ल ले लेता है। तो ये जो बदलाव आ रही है, यानी कि 4 पैर से चलने के बजाय 2 पैर पर चलने लगे, ये अडेप्ट करना हुआ एक नए इन्वायरमेंट को। और इस तरीके से हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर इवोल्यूशन हुआ ह्यूमन बीइंग का। ये हेरिडिटी का एक बेसिस है। हेरिडिटी हम लोग इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जहाँ पर ये समझेंगे कि किस तरीके से ट्रेट्स जो हैं वो हम लोग अपने पेरेंट्स से अपने में लेते हैं। उसके लिए जो बेसिस होती हैं वो रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस जो हैं वही क्रिएट करता है। और जो स्पीसीज़ होती हैं उनको रेजिस्टेंट टू डिजीज़ यही बनाता है वेरिएशन। आप कोरोना के पीरियड को याद कीजिए, लोग जो हैं यूं ही मर जा रहे थे। आपको क्या लगता है कि आज कोरोना नहीं है? ऐसा नहीं है। आज भी आप जांच करवा लेंगे तो लगभग लोगों को कोरोना, लोगों के बॉडी के अंदर कोरोना का जो वायरस है वो पाया जाएगा। लेकिन अब हम लोगों ने उसको रेजिस्ट करना सीख लिया, हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई हैं उसके खिलाफ, इसलिए अब वो हमारा ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तो इस तरीके से स्पीसीज जो है किसी डिसीज़ को लेकर के रेजिस्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट आइए समझिए सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का क्या सिग्निफिकेंस है? नेचुरल रिप्रोडक्शन जो है ये स्पीसीज को जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंटिन्यूटी को अलाउ करती है, यानी वो उसको जिंदा रहने के लिए और फिर सर्वाइव करने के लिए प्रेरित करती हैं। आज हम लोग शेर को इसलिए देख पा रहे हैं, या हमारा जो फ्यूचर जनरेशन होगा वो शेर को इसलिए देख पाएगा क्योंकि शेर रिप्रोडक्शन कर रहा है। ये इवोल्यूशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ पर कि फेवरेबल वेरिएशंस को वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक पर आइए, रिप्रोडक्शन के टाइप्स। तो मेनली रिप्रोडक्शन 2 तरह की होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए सिंगल पेरेंट की ही जरूरत होती है, यानी 2 पेरेंट की जरूरत नहीं है, मेल और फीमेल की जरूरत नहीं है। कोई भी एक सिंगल पेरेंट नए ऑर्गेनिज्म को क्रिएट कर देगा बिना सेक्स सेल्स के या फिर गैमेट्स के इन्वॉल्वमेंट के, उसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। यहाँ पर आप टर्म को समझ लीजिए, ये टर्म्स आपको बार बार आएंगे। सेक्स सेल, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में मेल में स्पर्म जो है वो सेक्स सेल है, और फीमेल में ओवम बोलिए उसको, या फिर एग, ये जो है सेक्स सेल है। इसी को हम लोग गैमेट के नाम से ही बुलाते हैं। इसको हम लोग जर्म सेल भी बोलते हैं, इसको हम लोग रिप्रोडक्टिव सेल भी बोलते हैं, यानी अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता है। और आगे हम लोग इस तरह के टर्म्स सुनेंगे भी, तो इन सब का मीनिंग एक ही होगा। सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वैसा प्रोसेस जहां पर नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए 2 पेरेंट की जरूरत होती है, मेल और फीमेल। और नेचुरल सा बात है कि जब 2 पेरेंट होंगे तो वहां पर गैमेट जो होंगे वो भी 2 तरह की होंगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं इंसान में स्पर्म मेल गैमेट है और एग या फिर ओवम जो है वो फीमेल गैमेट है।
तो जब इसकी रिक्वायरमेंट होती है, यानी 2 इंडिविजुअल की ज़रूरत होती है, तब हम लोग उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो आइए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरह की होती हैं उसको देख लें हम लोग। आपको एनसीईआरटी में 6 तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने हैं, जिसमें पहला है फिजन। ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहां पर कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी एक सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं केवल वही इस तरह की रिप्रोडक्शन करती हैं। वो डिवाइड होकर के 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स को बनाते हैं। तो फिजन को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक बाइनरी फिजन और दूसरा है मल्टीपल फिजन। बाई का मतलब होता है 2, यानी कि वैसा फिजन का रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जिसमें कि एक इंडिविजुअल डिवाइड होकर के 2 न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करे, उसे हम लोग बाइनरी फिजन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एमीबा, पारामीशियम, लेशमेनिया, इस तरह की चीज़ों को लेते हैं। ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। एमीबा के बारे में आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर सबसे पहले सेल का डिवीजन न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। न्यूक्लियस 2 हिस्से में बढ़ जाती है, उसके बाद जो साइटोप्लाज्म वाला एरिया है वो 2 हिस्से में बढ़ करके 2 इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन यहाँ पर करती हैं। इसमें लेशमेनिया जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये काला अजहर डिजीज़ इंसानों में कॉज करता है, उसके बारे में देख लें। वहाँ पर 1 से 2 डिवीज़न तो ज़रूर होगा, लेकिन वो डिवीज़न लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में ही होगा। जैसे कि अमीबा में आप देख रहे हैं कहीं से भी ये डिवाइड हो गया, ऐसा यहाँ नहीं होगा। आप यहाँ पर 6 डायग्राम को देखिए। एक सेल है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है। यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस जो है सबसे पहले कॉपिंग करके 2 न्यूक्लियस को बना रहा है और फिर यहाँ पर बॉडी का जो है डिवीज़न हो रहा है। तो इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में ये डिवीज़न हो गया, 1 से 2 ऑर्गेनिज्म बन गए। अब आइए मल्टीपल फिजन। जब इस तरह की सेल डिवीज़न होने के बाद 2 से ज़्यादा यानी कि कई डॉटर सेल्स बन जाएं तो उसको मल्टीपल फिजन बोलते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर प्लाज्मोडियम। ये एक मलेरियल पैरासाइट है जो कि एनोफिलिस मॉस्किटो के जरिए, ठीक है, हमारे बॉडी तक पहुँच जाती है और हमें मलेरिया कॉज क्रिएट करवाती है। तो ये इस तरह के प्रोटोजोन्स होते हैं और इसका सेल डिवीज़न होने के बाद ये एक साथ मल्टीपल डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करती है, बहुत सारे, और हमारे ब्लड में ये बहुत तेज़ी के साथ मल्टीप्लाई करती हैं और फिर हमें ठंड महसूस होता है और जांच करवाने पर मालूम चलता है कि ये मलेरियल पैरासाइट था, उसका नाम है प्लाज्मोडियम। सेकेंड टाइप्स में आइए बर्डिंग। बर्ड कली को बोलते हैं हम लोग। वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें कि बर्ड्स बनते हैं और फिर वो बर्ड डेवलप होकर के नए इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में क्रिएट हो जाए तो उसे हम लोग बर्डिंग का फॉर्म बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रा और ईस्ट को लीजिए। हाइड्रा एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है जो पानी में होता है। यहाँ पर आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ऊपर में ये टेंटिकल्स हैं, यहाँ साइड में देखिए एक छोटा सा आउटग्रोथ, और फिर ये बर्ड का फॉर्मेशन करता है और इस तरीके से ये बनने के बाद यहाँ से अपने आप को सेपरेट कर लेता है और फिर एक नया हाइड्रा यानी कि इंडिविजुअल में ये कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा आइए रीजनरेशन। तो जैसा कि टर्म्स आप समझ रहे होंगे, ये अपने बॉडी को दोबारा से जनरेट कर लेता है। तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो है, अगर उसकी बॉडी के पार्ट्स को काट दिया जाए अलग अलग हिस्से में, तो वैसे पार्ट्स जिसमें कि स्पेशलाइज्ड सेल्स होंगे, ये ध्यान में रखिएगा, वैसे पार्ट्स जिसमें कि केवल स्पेशलाइज्ड सेल्स होंगी, वो फिर से अपनी बॉडी को दोबारा डेवलप कर लेंगी यानी रीजनरेट कर लेंगी, जिसमें हाइड्रा भी एक है। हाइड्रा को अगर हम लोग यहाँ से काट देते हैं, अगर इस दोनों हिस्से में रीजनरेट करने वाली स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं तो एक नया इंडिविजुअल यहाँ से बन जाएगा और दूसरा इंडिविजुअल जो है यहाँ से बन जाएगा। प्लेनेरिया अगेन एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, देखने में कुछ इस तरीके से लगता है वो। इसके बॉडी को अगर ये काट दिया जाए इस तरीके से तो एक नया प्लेनेरिया यहाँ पर ये बना लेगा इंडिविजुअल, ये एक नया बना लेगा, ये एक नया बना लेगा। आपने लिजार्ड को देखा होगा, उसकी पूंछ टूट जाती है लेकिन दोबारा से वो पूंछ जो है वो रीजनरेट हो जाता है क्योंकि उसके पूंछ में स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। लेकिन उसकी टांग टूट जाए या सर टूट जाए तो वो दोबारा रीजनरेट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स मौजूद नहीं है। फोर्थ में आइए फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पर
स्पायरोगायरा और फ्लैटवर्म दो एग्जाम्पल्स हैं। स्पायरोगायरा पानी में रहने वाला एक फिलामेंट की तरह स्ट्रक्चर, इस तरह का एक स्ट्रक्चर वाला ऑर्गेनिज्म होता है। ये एक एल्गी है, यहाँ पर न्यूक्लियस होगा। ये जब मेच्योर हो जाता है तो अपने आप को ये ब्रेक कर लेता है, तोड़ देता है, और उसके बाद हर जो पोर्शन है वो एक नया स्पायरोगायरा में इस तरीके से डेवलप हो जाता है। अभी हमने पढ़ा था रीजनरेशन, और इसमें क्या फ़र्क है। रीजनरेशन जो है ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, लेकिन अगर चोट लगने की वजह से, पत्थरों से टकरा जाने की वजह से, ये किसी के द्वारा तोड़ दिए जाने की वजह से फिर से वो रीजनरेट हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग नेचुरल प्रोसेस नहीं मानेंगे। लेकिन फ्रेगमेंटेशन एक नेचुरल प्रोसेस है। यहाँ पर इंडिविजुअल मेच्योर्ड होने के बाद, मेच्योरिटी के बाद ऑटोमेटिक जो है वो अलग अलग हिस्से में, फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, और उसके बाद फिर वहाँ से एक नई ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है। फ्लैटवर्म बरसात के दिनों में आपने देखा होगा, एक रेड कलर का आपके घर के अंदर भी आता है। आप उसे मार दीजिए, तोड़ दीजिए, थोड़ी देर के बाद देखिएगा कि 2-3 हिस्से जो टूटे हुए हैं वो सब ऑटोमेटिक वहाँ से मूव करना चालू कर दिए। तो ये फ्रेगमेंटेशन है। नेक्स्ट आइए स्पोर फॉर्मेशन। इस मेथड से स्पोर का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि राइजोपस, आपने ब्रेड मोल्ड देखा होगा, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये लंबा लंबा पाया जाएगा, हाइफा बोलते हैं इसको, और ऊपर में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्पोरेंजिया बोलते हैं। इस स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, और ये क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा होती हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ये एक बार में बहुत सारी ऑर्गेनिज्म को जनरेट कर सकती हैं, ये प्रोड्यूस कर सकती हैं। दूसरा, इसके ऊपर एक कवरिंग होता है, थिक कवरिंग, जो कि अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में इस स्पोर को बचा करके रखता है। गर्मियों के दिनों में धूप से, ड्राइनेस से, या जानवरों से या इंसानों से इसे बचाता है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होता है, बरसात में इसको पानी मिल गया, मॉइस्चर मिल गया, तो ये वहाँ से जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है। आपने ब्रेड में देखा होगा, अगर गीला ब्रेड है और उसे कुछ दिनों तक छोड़ दीजिए तो उस पर जो है एक थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का लेयर बनना शुरू होता है, वही है राइजोपस। और इसमें लास्ट आइए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। प्लांट्स के दो हिस्से होते हैं। प्लांट का एक हिस्सा जो कि रूट है यहाँ पर, और फिर ऊपर का हिस्सा आप देख रहे होंगे इस तरीके से ब्रांचेज होती हैं, लीफ होती है, ठीक है, तो इसको शूट बोलते हैं। ये रूट है, और सबसे ऊपर में प्लांट्स में जो है वो फ्लावर्स लगते हैं, फूल है। तो ये शूट और रूट, ये दोनों जो है ये वेजिटेटिव पार्ट है, और ये जो है फ्लावर, ये आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, वेजिटेटिव पार्ट को हम लोग यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ रहे हैं। इस मेथड से प्लांट्स जो हैं रूट, स्टेम या लीफ से रिप्रोड्यूस करके या रिप्रोडक्शन करके ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करती हैं। रूट से प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म में डालिया और स्वीट पोटैटो है। स्टेम से जिंगर, पोटैटो या फिर ओनियन का प्रोडक्शन होता है। और लीव्स, ब्रेयोफाइलम नाम का एक प्लांट है, ये आप देख रहे होंगे ब्रेयोफाइलम की लीफ। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि इस तरीके से नीचे की पोर्शन में रूट्स डेवलप हो जाती हैं और ऊपर में इस तरीके से बर्ड निकल जाती हैं, और ये लीफ जब नीचे टूट करके गिरता है तो वहाँ से नए ऑर्गेनिज्म का जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। ये नेचुरल प्रोसेस है। जबकि कुछ आर्टिफिशियल तरीके से भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम लोग करवाते हैं, जैसे कि कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। कटिंग के अंदर रोज, ग्रेप्स, वैसे प्लांट्स जनरली जो सीड प्रोड्यूस नहीं करती हैं, ठीक है, वैसे प्लांट्स को हम लोग, जैसे कि गुलाब है तो गुलाब की ब्रांचेस को आप काट करके और फिर उसे लगा देते हैं तो वहाँ से एक नया प्लांट निकल आता है। ग्रेप्स के साथ भी यही है। लेयरिंग, लेमन, गावा, हाइबिस्कस, जैस्मीन, स्ट्रॉबेरी। इस केस में क्या होता है, जैसे मान के चलिए जैस्मीन का ये प्लांट है, ठीक है, ये इसकी ब्रांच है। इस ब्रांच को हम लोग ज़मीन के अंदर घुसा देते हैं। ये आपका सॉइल है, ठीक है, तो सॉइल के अंदर हम लोग घुसा देते हैं, और फिर यहाँ से ब्रांच बाहर, फिर से ये सॉइल के अंदर, फिर ये बाहर।
तो ये जैसे ही सॉइल के टच में आता है, यहाँ से अपना ये रूट जो है वो डेवलप कर लेता है। अब फिर जब इसके हम लोग काट देंगे यहाँ पर इस तरीके से काट देंगे, तो ये एक नया प्लांट बन गया, ये एक नया प्लांट बन गया, ये एक नया प्लांट हो गया, ये एक नया प्लांट हो गया, ये दूसरा प्लांट हो गया। तो इसे हम लोग लेयरिंग बोलते हैं। ग्राफ्टिंग, जैसे कि मैंगो, एप्पल, पीज और कई बार रोज़ में भी ऐसा किया जाता है। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि किसी स्टेम को ले लेते हैं। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि स्पीसीज जो है सेम जीनस का होना चाहिए, मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आम के अंदर जो है आप कोई दूसरे गवा का जो है ब्रांच लगा देंगे, ठीक है। एक दूसरी स्पीसीज का मैंगो सेम जीनस होना चाहिए, उस दूसरी स्पीसीज के मैंगो के अंदर कर सकते हैं ऐसा। रोज़ में आपने देखा होगा, यहाँ पर हम लोग कटिंग करने के बाद एक ब्रांच को यहाँ दूसरे का कटिंग करके लगा देते हैं, ठीक है, और फिर इसको पैक कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। फ्लावर्स में आपने देखा होगा कि एक रेड रोज़ जो है यहाँ पर इस ब्रांच के ऊपर रेड रोज़ है, तो इस ब्रांच के ऊपर येलो है, ठीक है। अगर तीसरा ब्रांच भी हम लोग लगा दिए और वो पिंक वाला है, तो यहाँ पर पिंक जो है वो फ्लावर देगा। तो एक ही प्लांट के ऊपर 3 कलर होने के पीछे कारण यही है कि वहाँ पर हम लोग इस तरीके से ग्राफ्टिंग मेथड का इस्तेमाल किए हैं और उसकी जो ब्रांचेज है अलग अलग, वो अलग अलग स्पीसीज़ की लगी हुई हैं। हम लोग ऐसा देखते हैं बनाना के केस में। बनाना में अगेन कोई सीड होती नहीं है, तो वहाँ पर सकस डेवलप हो जाते हैं। बनाना का जो पेड़ है, आप वहाँ पर देखेंगे कि उस पेड़ के नीचे से बेस ऑफ द स्टेम या फिर इसकी जो रूट्स हैं, उस रूट्स में सकर्स निकल आते हैं इस तरीके से, और फिर उन सकर्स को आप दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दीजिए, तो यहाँ पर बनाना का नया प्लांट निकल जाएगा। तो आइए देख लें हम लोग कि एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेज ये है कि प्लांट को बहुत कम समय लगता है ग्रो करने में, सीड की ज़रूरत नहीं है, जर्मिनेशन होना नहीं है, इसलिए वो प्लांट तुरंत डेवलप हो जाती है। वैसे प्लांट जो कि सीड प्रोड्यूस नहीं करती हो, जैसे कि रोज़ है, जैस्मीन है, बनाना है, या फिर वैसी प्लांट्स जिनकी सीड बहुत लंबे पीरियड तक डोरमेंसी स्टेज में रहता है, यानी कि वो जर्मिनेट जल्दी नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर इसका फ़ायदा है। हम लोग उस तरह के प्लांट को जल्दी डेवलप कर लेते हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला डिसएडवांटेज है जो हम लोगों ने पहले पढ़ा, इसमें जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर डीएनए कॉपिंग नहीं हो रहा है, इसलिए इन्वायरमेंट के अंदर इसकी एडेप्टेबिलिटी लेस होती है। थोड़ा सा भी इन्वायरमेंटल कंडीशन अगर चेंज हुआ तो सर्वाइव करने की पॉसिबिलिटी इसकी कम हो जाती है। हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा था कि वेरिएशन की वजह से डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट्स या एनिमल्स डेवलप होने लगते हैं। यहाँ पर डिजीज रेजिस्टेंसी जो है वो नहीं हो पाती है ऑफस्प्रिंग में, और इसलिए वो बार बार इफेक्टेड होती हैं। नए कैरेक्टर्स इसमें ना तो इंट्रोड्यूस होंगी, ना ही अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर्स जो है वो एलिमिनेट होंगी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें वेरिएशन की वजह से ही होती हैं। आइए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज देख लें हम लोग। तो जैसा कि अभी पढ़ा कि प्लांट्स को ग्रो करने में बहुत कम समय लगता है, यहाँ पर प्लांट की प्रोपगेशन हम लोग आराम से कर पाते हैं वैसी प्लांट्स की जो कि सीड प्रोड्यूस नहीं करती हैं, जिसमें रोज़ है, जैस्मीन है, बनाना है। ये जो है पेरेंटियल कैरेक्टर्स को प्रिजर्व करके रखती हैं। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। अभी जैसा कि हम लोगों ने देखा था, जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती है, इसलिए एडेप्टेबिलिटी इसका लेस होगा। डिजीज़ यहाँ पर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाएगा। नए कैरेक्टर्स ना तो इंट्रोड्यूस होंगी, ना अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर्स एलिमिनेट होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, इसका डिफिनेशन देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उस तरह के रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है जहाँ पर कि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और वहाँ पर सेक्स सेल्स यानी कि गैमेट्स का जो है इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जान लीजिए कि जो गैमेट्स होती हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ये दोनों गैमेट फ्यूज़ करती हैं, यानी आपस में उनका विलय होगा, तब वहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। यानी कि मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट ये दोनों मिल करके जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, यानी दोनों मिल जाने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और उसी जाइगोट से नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर जनरली मेल गैमेट जो है वो स्मॉलर इन साइज होती हैं और मोटाइल होती हैं। स्मॉलर इन साइज और मोटाइल का मतलब है कि मूवेबल, ठीक है, उसमें कैपेबिलिटी होता है मूव करने का। जबकि फीमेल गैमेट ये बिगर इन साइज होती हैं, और उसके पीछे रीज़न ये है कि वो अपने साथ फूड को कैरी करती हैं, जो कि फर्दर एम्ब्रियो फॉर्मेशन जब होगा
और वहाँ पर ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट होता है, उसके लिए ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो जैसा कि आपको बतलाया था कि प्लांट के जो फ्लावर हैं वो उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये एक हाइबिस्कस, जिसको नॉर्मल भाषा में हम लोग चाइना रोज बोलते हैं, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन है। यहाँ पर आप नीचे देख रहे होंगे, नॉर्मली ये ग्रीन कलर का होता है, इसको बोलते हैं सेपल्स। सेपल का मेन काम है सपोर्ट देना इस पूरे फ्लावर को और प्रोटेक्शन देना, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। ये है पेटल्स। चाइना रोज में ये नॉर्मली रेड कलर का होता है, और भी दूसरी कलर्स होती हैं। ये पेटल का मेन काम है अट्रैक्ट करना एनिमल्स को और इंसेक्ट्स को, ताकि पॉलिनेशन हो सके। इसको हम लोग भी थोड़ी देर में देखेंगे। ये जो आप साइड में देख रहे होंगे इस तरीके से, इसको बोलते हैं स्टेमेन। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये गोल सा है और ऊपर की तरफ फिलामेंट निकला हुआ है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसको बोलते हैं पिस्टिल। पिस्टिल का 3 हिस्सा होता है। यहाँ पर आप ये गोल वाला पोर्शन जो देख रहे हैं ये ओवरी है, और इसी के अंदर में यहाँ पर ओव्यूल होता है, यानी कि एग। ये लंबा सा जो पोर्शन है ये स्टाइल कहलाता है, और सबसे ऊपर जिसके ऊपर कुछ चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसे हनी भी बोलते हैं हम लोग, इंसेक्ट्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, इसे बोलते हैं स्टिग्मा। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आइए तो ये फिलामेंट कहलाता है, और ऊपर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे एंथर बोलते हैं। इस एंथर के अंदर छोटे छोटे बहुत से बारीक डस्ट की तरह पार्टिकल्स होती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलन या फिर पोलन ग्रेन्स। यही पोलन जो है मेल गैमेट है, और यहाँ पर जो एग है ये फीमेल गैमेट है। फ्लावर्स 2 तरह के होते हैं, एक यूनिसेक्सुअल और दूसरा बाइसेक्सुअल। वैसे फ्लावर जिसमें या तो मेल या केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, यानी कि उसमें या तो पेस्टिल होगा या फिर स्टेमेन होगा, उसे हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। यूनि मीन्स सिंगल, तो सिंगल सेक्स वाले फ्लावर। एग्जाम्पल है पपाया और वाटरमेलन। दूसरा है बाइसेक्सुअल, यानी कि उसमें दोनों सेक्स मौजूद होगा, यानी पेस्टिल भी होगा और स्टेमेन भी होगा, उसको हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है हिबिस्कस और मस्टर्ड। अभी जो आपको बतला रहे थे कि ये स्टेमेन का क्या काम है, तो आइए यहाँ समझे पॉलिनेशन से। पॉलिनेशन हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज नोन एज पोलन। तभी जैसा कि आपको बतलाया कि एंथर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और इस एंथर के अंदर न्यूमरस पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाती हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन 2 तरीके का होगा। जैसा कि अभी हम लोगों ने फ्लावर को देखा था, अगर सिंगल फ्लावर, एक ही फ्लावर है यहाँ पर, अगर यहाँ से एंथर सेम फ्लावर का ये ट्रांसफर हो करके और यहाँ पर स्टिग्मा तक पहुँच जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन एक ही प्लांट का अगर दूसरा फ्लावर से एंथर ट्रांसफर होकर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुँचेगा तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। या फिर दूसरे प्लांट के फ्लावर से अगर वो दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक पहुँचेगा तो उसे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। पॉलिनेशन जो है कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स के द्वारा की जाती हैं। अपने आप तो ये नहीं चलाएगा, ये या तो विंड के जरिए हवा चलने पर ये उड़ करके बैठ जाएगा स्टिग्मा पर, या फिर जैसा कि आपको बतलाया कि कार्पेल्स जो हैं वो अट्रैक्ट करती हैं अपनी कलर की वजह से इंसेक्ट्स को, बर्ड को, और वो जब वहाँ पर आती हैं तो हनी जो है उसके पैरों पर लग जाता है, और हनी की वजह से फिर वो पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होकर स्टिग्मा तक पहुँच जाता है। तो ये इंसेक्ट, बर्ड्स, ये सारे एक्सटर्नल एजेंट हैं। और पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म जो हैं, प्लांट्स, वहाँ पर वाटर से पॉलिनेशन होता है। अब नेक्स्ट आइए फर्टिलाइजेशन। तो जब पॉलिनेशन हो जाएगा तब फिर क्या होता है, तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा से जाते हैं और वहाँ पर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपको एक एग्जांपल यहाँ पर ले लें, ठीक है, ये बना लेते हैं हम लोग स्टिग्मा। यहाँ पर ये मान करके चलिए कि पोलन ग्रेन हवा से उड़ करके आया और यहाँ पर बैठ गया।
बाय मीन्स ऑफ केमिकल केमोथेरेपी, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में। यहाँ पर एक ट्यूब जिसको पोलन ट्यूब बोलते हैं उसका फॉर्मेशन हो जाता है। इसी पोलन ट्यूब के सहारे यहाँ से जो आपको पोलन ग्रेन्स हैं वो नीचे की तरफ आती हैं और यहाँ पर एक से आकर के ये मिल जाती हैं। तो उस तरह के मिलने को हम लोग जाइगोट फॉर्मेशन बोलते हैं और उस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। यानी कि मेल और फीमेल गेमेट के फ्यूज़न को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं और इस फ्यूज़न के वजह से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस चार्ट में पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा में आया, स्टिग्मा से पोलन ट्यूब में, वहाँ से ओवरी ऑफ द ओव्यूल ऑफ द ओवरी, ये आपको ओवरी है और इसके अंदर यहाँ पर एग है या ओव्यूल, और वहाँ से फिर ये जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, दोनों मिलकर के जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट फर्दर डिवाइड होकर के बाद में एम्ब्रियो बनाती है, यानी ये जाइगोट का डिवीज़न होता है, ये मल्टीप्लाई करती है इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ और यही एम्ब्रियो सीड में कन्वर्ट हो जाती है और फिर बाद में वहीं से जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। तो आप यहाँ पर एक देख पा रहे होंगे चना, ये जो पोर्शन है ये कोटालेडन कहलाता है, यानी कि ये प्रिजर्व फूड है जो जर्मिनेशन के टाइम में काम आता है, फूड स्टोर्ड है यहाँ। ऊपर की तरफ जो यहाँ पर आप देखते होंगे चना में, चना को पानी में डाल देते हैं तो ऊपर वाइट और नीचे वाइट कलर का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ऊपर वाले को हम लोग प्लीमूल बोलते हैं, ये फ्यूचर की शूट है, और नीचे वाले को रेडिकल बोलते हैं, यानी फ्यूचर का ये रूट है, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग जर्मिनेशन ऑफ सीड बोलते हैं। तो ये एम्ब्रियो के वजह से ये सारी डेवलपमेंट आपको देखने को मिलती हैं। तो फर्टिलाइजेशन को यहाँ पर फिर से हम लोग देख लें। फर्टिलाइजेशन पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफ़र होने के बाद पोलन ट्यूब के मदद से, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, पोलन ग्रेन है, ये पोलन ट्यूब के मदद से ये नीचे की तरफ ये बढ़ते हुए यहाँ पर देख रहे हैं इस ओव्यूल के अंदर पहुँच गया। इस ओव्यूल में यहाँ पर फीमेल जर्म सेल है जिसको एग भी बोलते हैं, इसके साथ ये फ्यूज़ कर गया। फ्यूज़ करने के बाद ये जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर आपको बतला दें कि एक्चुअली में यहाँ पर दो पोलर न्यूक्लियस सेल भी होती है, ये आप ध्यान दे रहे होंगे, यहाँ पर ये दो पोलर न्यूक्लियस सेल है। एंथर एक नहीं बल्कि यहाँ से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो दो पोलन ग्रेन्स अंदर की तरफ पहुँच जाती हैं। एक यहाँ पर फीमेल जर्म सेल के साथ फ्यूज़ करेगा और इस फ्यूज़न को हम लोग सिनगेमी के नाम से जानते हैं। और ये जो पोलर न्यूक्ली है, यहाँ दो देख रहे होंगे आप, दूसरा जो यहाँ पर पोलन ग्रेन है वो इसके साथ आकर फ्यूज़ करेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये मिल करके तीन हो गए, इसलिए इसका नाम पड़ा ट्रिपल फिजन। अब यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि दो पोलन ग्रेन का फ्यूज़न हुआ। एक पोलन ग्रेन फ्यूज़ किया यहाँ पर फीमेल जर्म सेल के साथ जिसको सिनगेमी बोले हम लोग, और दूसरा पोलन ग्रेन ये फ्यूज़ किया यहाँ पर पोलर न्यूक्ली के साथ, जिसे हम लोगों ने यहाँ पर ट्रिपल फ्यूज़न का नाम दिया, क्योंकि यहाँ पर तीन सेल हो गए, दो से पोलर न्यूक्ली और एक जो है वो पोलन ग्रेन, इसलिए इसका ट्रिपल फ्यूज़न नाम पड़ा। तो ये दोनों मिल करके दो बार फर्टिलाइज हुए, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि प्लांट के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर मेल गेमेट का फ्यूज़ होना फीमेल गेमेट सेल के साथ और जाइगोट का फॉर्मेशन करना, इसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट जो है वो कई टाइम्स डिवाइड होता है और वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, यानी कि ये जो है कई बार डिवाइड होगा और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है, चने के ग्राम के सीड के ऊपर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ जहाँ से प्लीमूल और रेडिकल निकली, और ये जो ट्रिपल फ्यूज़न हो रहा है ये कोटालेडन में डेवलप हो जाएगा, यानी कि ये एक तरीके से स्टोर फूड होता है जो कि इस एम्ब्रियो को डेवलप होने में नोरिशमेंट प्रोवाइड करेगा इसको। तो इस तरीके से प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग में एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है जो कि मेल के पास होता है, और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल के पास होगा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये बना हुआ है टेस्टिस के साथ, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये बना हुआ है ओवरी के साथ। और ये सारे फंक्शनल होती हैं
जब हम लोग सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेन कर लेते हैं। तो ये सेक्सुअल मैच्योरिटी क्या है? तो क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम लोग 10 से 12 साल 13 साल के बीच में होते हैं तो हमारे बॉडी में नॉर्मल डेवलपमेंट के अलावा एक दूसरे तरह का डेवलपमेंट शुरू होता है। उस पीरियड को हम लोग एज ऑफ प्यूबर्टी भी बोलते हैं। लड़के और लड़कियों में जो कॉमन होती है ये डेवलपमेंट, उसमें आप ध्यान देते होंगे कि आर्म पिट और जो जेनाइटल वाले रीजन हैं, यानी जो रिप्रोडक्टिव टेस्टिस और ओवरी वाले रीजन है वहाँ पर, और आर्म पिट जिसको कांख बोलते हैं, ठीक है, उस रीजन में हेयर का डेवलपमेंट होना शुरू होता है। हाथों में, पैरों में और आर्म्स फेसेस के ऊपर हल्के हेयर का ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। स्किन जो है थोड़ी सी ऑयली हो जाती है और पिंपल्स डेवलप होना शुरू होता है। तो ये लड़के लड़कियों दोनों में कॉमन होता है। स्पेशलाइज्ड अगर लड़कियों की बात करें तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, हिप्स उसकी जो है वो ज़्यादा चौड़ी हो जाती है। लड़कों की बात करें अगर तो शोल्डर जो है वो ब्रॉड हो जाते हैं, पेनिस में इरेक्शंस आनी शुरू हो जाती हैं। नॉर्मली लड़कियों में ये 10 से 12 साल में और लड़कों में ये 12 से 13 साल में इसकी शुरुआत हो जाती है। उस वक्त हाइट भी काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ती है और ये पीरियड जो है वो प्यूबर्टी का पीरियड कहलाता है। और इसी पीरियड में लड़कों में और लड़कियों में सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, उनके बॉडी के अंदर सेक्सुअल डेवलपमेंट्स आती हैं और वो अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षित होना भी शुरू हो जाते हैं। अब आइए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख लें। तो यहाँ पिक्चर से आप समझ पा रहे होंगे, मेल जर्म सेल स्पर्म को बोलते हैं, ये जो है टेस्टिस के अंदर फॉर्म करता है। तो पहले ये स्ट्रक्चर को आप देख लें, ये पेनिस है और ये स्क्रोटम है जो कि एब्डोमिनल रीजन के बाहर होता है और इसके अंदर ए पेयर ऑफ टेस्टिस होती है, एक जोड़ा, एक राउंड स्ट्रक्चर जिसको हम लोग टेस्टिस बोलते हैं वो होता है पेनिस के नीचे। फिर कुछ ग्लैंड्स होते हैं। तो ये पेनिस, ये टेस्टिस और ये ग्लैंड्स, ये सारे मिल करके जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। तो ह्यूमन में 2 टेस्टिस होंगे और वो एक स्क्रोटम जो है एक पतला सा चमड़ा होता है, ठीक है, जो बाहर की तरफ होता है एब्डोमिनल कैविटी से, यानी हमारे पेट के निचले वाले हिस्से में, उसे बोलते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछी जाती हैं कि ये बाहर क्यों होता है, अंदर क्यों नहीं हो सकता था, तो इसका आंसर है कि स्क्रोटम जो है उसको लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। यानी हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसमें से 2 डिग्री सेल्सियस जो है कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तभी टेस्टिस जो है नॉर्मल स्पर्म यानी फंक्शनल स्पर्म को फॉर्म कर पाता है। टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से स्पर्म का जो है प्रॉपर फंक्शनिंग या फिर प्रॉपर डेवलपमेंट या प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, इसलिए स्क्रोटम बाहर की तरफ है। टेस्टिस एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। अभी हम लोगों ने जो बात की कि 12 से 13 साल में जो लड़कों में चेंजेस आती हैं, हेयर का ग्रोथ होना, दाढ़ी मूंछ के बाल निकलने, आर्म पीट के नीचे बालों का ग्रोथ होना, पेनिस का इरेक्शन होना, शोल्डर का वाइड होना, आवाज़ में चेंजेस आना, थोड़ी सी भारीपन आ जाती है, ये सब कुछ इसी हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। स्पर्म यहाँ पर जो सिक्रीट होता है, ठीक है, ये सिक्रिएशन यहाँ पर आप देख रहे होंगे वास डिफरेंस, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इससे होते हुए यहाँ पर आता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यूरिनरी ब्लैडर आपने पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ये और ये वास डिफरेंस दोनों आपस में मिल जाते हैं और एक ही पैसेज होता है इस पेनिस के थ्रू, जिसे हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पर्म का जब ट्रांसपोर्टेशन होगा तो उस वक्त यूरिन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, और जब यूरिन का ट्रांसपोर्टेशन होगा तब स्पर्म का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, यानी दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो इसे यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो स्पर्म जो है ये सिक्रीट करती है, तो फिर इनका क्या काम, यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये आप दूसरा देख रहे होंगे समाइनल वेसल है, और ये तीसरा जो है ये कूपर्स ग्लैंड है, इसका नाम यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। तीनों के फंक्शन को पढ़ लें हम लोग। सेमाइनल वेसल्स ये एक फ्लूइड सिक्रीट करती है जो कि स्पर्म को नॉरिश करती है, यानी स्पर्म को जो है
फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए नॉरिशमेंट की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है, जो कि सेमाइनल वेसल्स प्रोवाइड करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड ये एक फ्लूइड रिलीज करता है यूरेथ्रा के अंदर, ठीक है, जो कि सेमिनल वेसल्स के साथ मिल करके काम करती हैं। और जो कोपर्स ग्लैंड है, जिसको हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं, अल्कलाइन फ्लूइड को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। या फिर जो एसिडिक यूरेथ्रा है, चूँकि इसका पैसेज एक ही है, हम लोग जानते हैं इसके बारे में, ठीक है, तो इसको न्यूट्रलाइज करता है ये, ताकि जो हमारी सीमेन है या कि स्पर्म है उसको डैमेज ना पहुँचे। आइए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख लें। वो कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वेजाइना है, ये एक पैसेज है यहाँ पर पतला सा, जिसको कर्विक्स बोलते हैं। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये यूटेरस है, इसको आम भाषा में बच्चेदानी ही बोलते हैं हम लोग। ये आप देख रहे हैं ओवरी, इसी के अंदर ओवा या एग का फॉर्मेशन होता है। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर फीमेल जर्म सेल या फिर एग या फिर ओवा, ये ओवरीज के अंदर प्रोड्यूस होती है। ये ओवरीज है, इसी के अंदर एक प्रोडक्शन होता है। जब गर्ल चाइल्ड पैदा होती है उसी वक्त ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर्ड एग्स ये लेफ्ट और राइट दोनों ही ओवरी के अंदर मौजूद होती हैं। और ये 28 डेज में एक बार ये लेफ्ट साइड वाली एक ओवा वो मैच्योर्ड होती है, और फिर 28 डेज के बाद ये दूसरी साइड वाली एक ओवा मैच्योर्ड होती है। ये जो रिलीज है ओवम का, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, इसको हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो ओव्यूलेशन का मतलब है कि रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम द ओवरी टू एब्डोमिनल कैविटी। ये एक जो है ओवरी से निकल करके इस फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट को होते हुए और यहाँ यूटेरस तक पहुँचती है। तो आपको बतला दें कि इसका फंक्शन कैसे है। ये 28 डेज में एक बार इस तरफ से लेफ्ट हैंड साइड से निकलती है, यहाँ पर मौजूद हो जाती है। जब कोई मेल रिप्रोडक्शन करता है तो स्पर्म जो है इस एरिया में यहाँ पर उसके पेनिस से पहुँच जाता है। और ये स्पर्म, ज़्यादातर स्पर्म आगे नहीं बढ़ पाते हैं, लेकिन कुछ स्पर्म कर्विक्स के अंदर पहुँच करके यहाँ चले जाते हैं। इसमें से कुछ स्पर्म लेफ्ट हैंड साइड पर, कुछ राइट हैंड साइड पर चली जाती हैं। तो 28 डेज में एक बार यहाँ लेफ्ट और फिर नेक्स्ट 28 डेज के बाद एक बार यहाँ पर जो है वो एक का फॉर्मेशन होता है और वो यहाँ पहुँचती है। तो अगर कोई स्पर्म यहाँ से पहुँच करके इस एक को यहाँ पर फर्टिलाइज कर दे, तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं प्लांट्स में कि जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, तब ये जाइगोट यहाँ से मूव करता हुआ पहुँच जाएगा इस वाले पोर्शन में यूटेरस में, और यहाँ पर फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है और बच्चे जो हैं यहाँ से डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस पीरियड में जैसे ही यहाँ पर एवोल्यूशन हुआ, यानी कि एक का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ की ब्लड लाइनिंग जो है बहुत थिक हो जाती है और यहाँ पर न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि फीमेल यूटेरस हर 28 डेज में अपने आप को प्रिपेयर करता है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो यहाँ पर बच्चे को डेवलप कर सके। लेकिन मान करके चलिए कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तब फिर क्या होगा। तो ये जो यहाँ पर ओवा बना, ये 2-3 दिन सर्वाइव करने के बाद, ठीक है, वो ब्रेक कर जाता है, ख़त्म हो जाता है, और यहाँ पर जो लाइनिंग है, ये ब्लड की लाइनिंग, ये भी टूट जाती हैं और इस तरीके से यहाँ ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। और इस ब्लीडिंग को हम लोग मेंस्ट्रुएशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर समझिए कि अगर मान करके चलिए कि रिप्रोडक्शन हुआ और यहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तो ये ब्लड लाइनिंग जो है ये मदर के साथ यहाँ पर जुड़ी हुई होती हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि फर्टिलाइज्ड एग जो है, जिसको जाइगोट बोलते हैं, वो यूटेरस की लाइनिंग के साथ इम्प्लांट हो जाती हैं और फिर वो डिवाइड करना शुरू करती हैं। इनर लाइनिंग जो यूटेरस की है वो रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं और वही जो है एम्ब्रियो को नॉरिश करता है। एम्ब्रियो जब उसको नॉरिशमेंट होती है मदर के ब्लड से, तो ये एक स्पेशल टिश्यू के सपोर्ट से होता है जिसका नाम है प्लासेंटा। यानी कि ये जो टिश्यूज होती है यहाँ पर, इसका नाम है प्लासेंटा। इस प्लासेंटा के आसपास बहुत सारी विली मौजूद होती है। आपने विली पढ़ा होगा न्यूट्रिशन सिस्टम के अंदर। विली का मेन काम होता है, वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं वो,
ठीक है, सरफेस एरिया को बढ़ाना ताकि ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। तो इसलिए प्रेगनेंसी के टाइम में मदर को ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि ये जो चाइल्ड डेवलप हो रहा है यहाँ पर, इसको भी न्यूट्रिशन दे सके। तो मदर के ब्लड से ग्लूकोज और ऑक्सीजन पास होता है और बच्चे का यूटिलाइज करने के बाद वापस जो है कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया यहाँ से रिलीज होता है और फिर वो ब्लड में पहुँच करके और मदर के यूरिया या फिर नोज़ के जरिए जो है बाहर आ जाता है। तो जैसा कि बताया कि अगर 28 डेज में यहाँ पर जो एक का फॉर्मेशन हुआ या इस तरफ से जो फॉर्मेशन हुआ, अगर यहाँ पर कोई स्पर्म नहीं पहुँच पाता है और यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो ये ब्लड की लाइनिंग जो होती है वो टूट जाती है और इसके वजह से जो ब्लीडिंग होता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मैस्टुरेशन। यहाँ पर आप जानिए कि पहला मैस्टुरेशन 11 से 12 ईयर्स के बीच में होता है और फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को हम लोग मेनार्की बोलते हैं। 45 ईयर्स तक पहुँचते पहुँचते या 2-4 साल इधर उधर आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, लास्ट मेंस्ट्रुएशन होती है, उसके बाद मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाती है, यानी रिप्रोडक्टिव पीरियड जो है उसमें पॉज लग जाता है, यानी रुकावट आ जाती है और उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज। और हमारा फिर लास्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्शन एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इस नेचुरल प्रोसेस के साथ साथ खतरे भी बहुत ज़्यादा हैं। कुछ डिजीज़ जो कि स्पेशली रिप्रोडक्टिव सिस्टम या प्रोसेस के जरिए ही हम तक पहुंच जाती हैं, इसे हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ बोलते हैं। को किस तरीके से रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को करते हुए एक इंसान एक नॉर्मल, सेफ और सेटिस्फाइंग लाइफ जी सकता है, उसी को हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर पढ़ते हैं। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से या फिर एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने की वजह से डेवलप होती है, ट्रांसफ़र हो जाती हैं। ये या तो वेजाइना या यूरेथ्रा या एनस या माउथ के जरिए भी हो सकता है, उसी को हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ यानी कि एसटीडीज़ बोलते हैं। जिसमें सबसे पहला है गोनोरिया। ये एक बैक्टीरिया से कॉज होता है जिसका नाम है निसेरिया गोनोरिया। इसके अंदर जलन वगैरह शुरू हो जाती है यूरिनरी ट्रैक्ट में और ये बैक्टीरिया मेन के यूरेटर और फीमेल की कर्विक्स पे इन्फेक्शन क्रिएट करवाता है। दूसरा है सिफाइलिस। ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है ट्रिपोनिया पैलिडियम। यूरोजेनिटल ट्रैक्ट के अंदर यानी कि जहाँ पर जिसका पैसेज होता है वहाँ पर ये एक लेसन क्रिएट करवा देता है। ट्राइकोमोनासिस, ये एक प्रोटोजोआ जिसका नाम है ट्राइकोमोनास वेजिनलिस। इसके ज़रिए ये यूरोजेनिटल ट्रैक्ट फीमेल की होती है वहाँ पर इन्फेक्शन क्रिएट कराता है। और चौथा है सबसे खतरनाक जिसका नाम है एड्स। फुल फॉर्म इसका याद रखिएगा, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एक वायरस जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनी वायरस HIV। माना जाता है कि ह्यूमन इम्यून वायरस सबसे पहले अफ्रीका के जंगलों में बंदरों में पाया गया था, वहाँ से वो इंसानों में ट्रांसफ़र हो गया। इस डिजीज़ की अभी तक कम्प्लीटली कोई इलाज डेवलप नहीं हो पाई है। एक इंसान जब दूसरे के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करता है तो ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में पहुंच जाता है। ब्लड का ट्रांसफ़र होना और ब्लड की जांच नहीं करने के बाद अगर इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड को नॉर्मल पर्सन में चढ़ा दिया जाए तो उसके वजह से भी हो सकता है। हम लोग अगर सिरिंज का जो इस्तेमाल करते हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन में इस्तेमाल किया हो और दोबारा सिरिंज किसी हेल्दी पर्सन में इस्तेमाल किया जाए तो उससे भी होता है। इसी को ध्यान में रख करके आजकल डिस्पोजेबल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये मदर की प्लासेंटा से चाइल्ड में प्रेगनेंसी के दरमियान भी ट्रांसफ़र हो सकता है। अब देख लें हम लोग कि अगर किसी पर्सन को प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है तब क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है। गरीबी है जिस तरीके से लोग बच्चे नहीं चाहते हैं ज़्यादा। कई बार लोगों की अपनी करियर होती है, वो तुरंत बच्चे शादी के बाद नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर कुछ मेथड्स हम लोग देखेंगे जो कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए हैं, जिसमें पहला है मैकेनिकल बैरियर मेथड, जहाँ पर हम लोग मैकेनिकली एक बैरियर लगा देते हैं जिससे कि स्पर्म जो है वो ओवम तक नहीं पहुँच पाए।
तो यहाँ पर सबसे पहला है कॉन्डोम। ये एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पेनिस के ऊपर डाल दिया जाता है, जिससे कि स्पर्म वो अंदर वेजाइना में नहीं जा पाए और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में ना पहुंच पाए। इसी तरीके से डायफ्राम और सर्वाइकल कैप्स हैं जो कि वुमेन के अंदर यूज में लाया जाता है, जिससे कि स्पर्म को अंदर पहुंचने में रुकावट पैदा किया जा सके। ये डिवाइसेस जो है स्पर्म की एंट्री को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में कॉपुलेशन के दरमियान रोकती हैं। नेक्स्ट आइए केमिकल मेथड। इस मेथड में कुछ खास किस्म की दवाएं जो है वो फीमेल के लिए बनी होती हैं। ये दो तरह का होता है, ओरल पिल्स और वेजाइनल पिल्स। ओरल पिल, जिसको हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी बोलते हैं, इस तरह की गोलियों में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मौजूद होता है जो कि ओवरी को रोक देता है कि वो एग जो है वो फैलोपियन ट्यूब तक ट्रांसफ़र कर सके, और वो हार्मोनल बैलेंस जो है बॉडी का उसको चेंज कर देता है। दूसरा है IUCD, इंट्रा यूटेराइन कंसेप्टिव डिवाइस, जैसे कि कॉपर टी। ये फीमेल यूटेरस में अंदर की तरफ इस तरीके से लगा दी जाती हैं ताकि फैलोपियन ट्यूब उसका दब जाता है और वहाँ तक स्पर्म नहीं पहुँच पाता है। और तीसरा होता है सर्जिकल मेथड। लेकिन ये एक तरह का परमानेंट मेथड है, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। जब फाइनली वाइफ हस्बैंड ये डिसाइड कर लें कि अब उसे और बच्चे नहीं चाहिए, तभी इस तरह के मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर वास्ट डिफरेंस जो है मेल का और फीमेल का जो फैलोपियन ट्यूब है उसको सर्जिकली काट दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है और टाई कर दिया जाता है, जिसको हम लोग वेसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये वास्ट डिफरेंस है। यहाँ पर अगर इसे ब्रेक कर दिया जाए और इसे टाई कर दिया जाए तो स्पर्म का फॉर्मेशन तो होगा, लेकिन स्पर्म आगे नहीं बढ़ पाएगा, यानी कि रिप्रोडक्शन में कोई खतरा नहीं होगा प्रेगनेंसी का। इसी तरीके से फीमेल में फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट को यहाँ से अगर ब्रेक कर दिया जाए और टाई कर दिया जाए तो एग का फॉर्मेशन तो होगा, लेकिन वो एग यूटेरस तक पहुँच ही नहीं पाएगा और ना ही स्पर्म वहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में एग तक पहुँच पाएगा। तो मेल में इस तरह की जो सर्जरी की जाती है उसको वेसेक्टोमी बोलते हैं, और फीमेल में जो की जाती है उसे ट्यूबेक्टोमी हम लोग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता है। अब हम लोग लास्ट ईयर पूछे गए कुछ क्वेश्चन आंसर को ले लेंगे। आपको अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो कि 2024 में पूछा गया था। स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड नेम द पार्ट्स विद इट फंक्शन मार्क्ड एज A, B and C. What happens when B reaches C in the ovary? Mention its significance. तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं A को। तो A जो है यहाँ पर ये पोलन ट्यूब है। तो पोलन ट्यूब का फंक्शन क्या होगा? तो पोलन ट्यूब का फंक्शन है कि वो पोलन ग्रेन को स्टाइल से ओवरी तक ले जाता है। दूसरा आप देख पा रहे होंगे बी में पोलन ग्रेन को दर्शाया गया है। तो ये पोलन ग्रेन फीमेल जर्म सेल मेल जर्म सेल है, तो इसे मेंशन करेंगे कि ये मेल जर्म सेल है। और ये इसका फंक्शन क्या है? तो मेल जर्म सेल, ये फीमेल जर्म सेल एक के साथ मिल करके जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद आइए पार्ट सी। तो पार्ट सी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये फीमेल जर्म सेल है। इसका फंक्शन क्या है? ये एक फीमेल गेमेट है जो कि मेल गेमेट के साथ फ्यूज करेगा और फिर एक डिप्लॉयड सेल बनाएगा जिसका नाम है जाइगोट। दूसरा जो पोर्शन था, क्या होगा? व्हाट हैपेंस व्हेन बी रीचेस सी इन द ओवरी? तो बी जब सी तक पहुंच जाएगी तब वो मिल करके वहां पर एक डिप्लॉयड सेल जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे जो बाद में एम्ब्रियो बनेगा और फिर उससे सीड डेवलप होंगी। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है, राइट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस दैट अकर्स इन द फ्लावर। फ्लावर में पोस्ट फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो चेंजेस होती हैं उसको मेंशन कीजिए। तो हम लोगों ने जो पहले पढ़ा था उसे ही यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, फिर सीड फॉर्मेशन होगा, इसके बाद फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, वो फ्रूट जो है अंदर का हिस्सा वो सीड कहलाता है। सीड के ऊपर जो लेयर होती है उसको सीड कोट बोलते हैं, और जो उसका पोर्शन है जिसको हम लोग खाते हैं, ठीक है, उसको एंडोस्पर्म बोलते हैं। और फिर जो सेपल्स और पेटल्स हैं जो हम लोगों ने पढ़ा था वो सब सिकुड़ करके सूख करके गिर जाती है नीचे।
नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ये, व्हाट आर स्पोर्स, ऑन विच स्ट्रक्चर्स दे आर फॉर्म्ड, हाउ डू दे ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशंस इन द ऑर्गेनिज्म विच मल्टीप्लाई विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। स्पोर्स क्या होते हैं? तो स्पोर्स जो है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये सिंगल सेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं और कुछ फंगी, प्लांट्स और बैक्टीरिया में ये पाई जाती हैं। वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से एक बैग लाइक, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्पोरेंजिया बोलते हैं, उसके अंदर न्यूमरस स्पोर्स होती हैं। स्पोर्स जो है थिक वर्ड होती है, अनफेवरेबल कंडीशन में वो सर्वाइव करती हैं, चाहे हाई टेम्परेचर हो, लो ह्यूमिडिटी हो, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलता है उसको, वो वहाँ से जर्मिनेट होना स्टार्ट करती हैं। एग्जाम्पल राइजोपस, म्यूकर, मॉसेस, लिवरवर्थ, पेनिसिलियम और मशरूम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू रीजंस why some plants are grown by the method of vegetative propagation, list two method used to grow plants vegetatively। तो कुछ प्लांट्स हैं जिसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जरिए डेवलप करवाते हैं, क्योंकि उसे प्रोड्यूस करना आसान है, बहुत जल्दी वो डेवलप हो जाती हैं प्लांट्स, और जो प्लांट के ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको वो प्रिजर्व करके रखती है, क्योंकि वेरिएशन इसमें होता नहीं है। वैसे प्लांट जो कि सीड प्रोड्यूस नहीं करती हैं या फिर जिनका सीड बहुत लंबा डोमिनेंसी स्टेज पे चला जाता है, वहाँ पर ये बेनिफिशियल है। और फिर जो हम लोगों ने पढ़ा था अलग अलग मेथड है, कुछ जो है आर्टिफिशियल मेथड्स भी हैं, कटिंग, लेयरिंग, बर्डिंग, ग्राफ्टिंग, ठीक है, ये सारा चीज़ को यहाँ पर मेंशन कर देना है आपको। आइए एसक्यूपी क्वेश्चन ले लें 2025 के लिए जो सीबीएसई ने रिलीज की है। ये यहाँ पर एक इमेज देख रहे होंगे आप बनाना प्लांट का, और उस इमेज में आप ध्यान दे रहे होंगे कि कुछ सकस डेवलप हो जा रहे हैं। अब क्वेश्चन है यहाँ पर, नेम एंड गिव द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज शोन इन द इमेज अबव। यहाँ पर इमेज में जिस तरह की रिप्रोडक्शन यहाँ पर दिखलाई जा रही है उस रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में बताइए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल में किस तरह का रिप्रोडक्शन है? तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, क्योंकि ये प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट का डेवलपमेंट हो रहा है। एडवांटेजेस क्या है? तो आप वहां पर चले जाइए जहां पर हम लोगों ने वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एडवांटेजेस देखा था, यानी कि जो प्लांट सीड प्रोड्यूस नहीं करती हैं, ठीक है, उन प्लांट का ग्रोथ के लिए ये जरूरी चीज़ है। दूसरा, ये काफ़ी तेज़ी के साथ डेवलप करती हैं। द एबव प्लांट प्रोड्यूस मेल फ्लावर, एक्सप्लेन हाउ दिस प्लांट विल बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। अगर ये प्लांट जो है मेल फ्लावर को प्रोड्यूस करती हैं तो बताइए कि यहाँ पर प्लांट जो है किस तरह के पॉलिनेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगी। तो मेल फ्लावर प्रोड्यूस करने का मतलब हुआ यूनिसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर्स होंगी वो हमेशा दूसरे प्लांट के फ्लावर यानी कि बाइसेक्सुअल में या फिर जो फीमेल प्लांट होगी उसी में जाएंगी। तो उस तरह के पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट है, व्हाई इज द ऑफस्प्रिंग ऑफ द बनाना प्लांट नॉट एब्सोल्युटली आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट प्लांट। ठीक है, ऑफस्प्रिंग जो है बनाना प्लांट का वो एकदम आइडेंटिकल क्यों नहीं होगी पेरेंट प्लांट का? हम लोगों ने पढ़ा था डीएनए कॉपिंग, इसके वजह से। नेक्स्ट आइए, यहां पर आपको एक मदर वॉम्ब यानी मां की कोख में एक फिटस का डेवलपमेंट, फिटस बोलते हैं एकदम जो पेट के अंदर बच्चा होता है जो डेवलप बाहर नहीं आया अभी, उसको, उसका डेवलपमेंट है, उसका फिगर दिया हुआ है। और ये प्लासेंटा से जुड़ा हुआ है अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए। ये आप देख रहे होंगे, ये अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल आर्टरी जो है अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर रन कर रही है। दो सबस्टेंसेस का नाम बताइए जो कि ब्लड वेसल्स के थ्रू मूव करेगा। तो दो सबस्टेंसेस हम लोगों ने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ठीक है, क्या था वो था आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और जो भी डाइजेस्टिव हमारा पार्ट्स हैं, ठीक है, वो सारे को हम लोग यहाँ पर फूड बोल दीजिए सीधा सा, ठीक है, वो सब चीज़ को यहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा। इफ़ द प्लासेंटा हैज़ लेस विली हाउ विल इट इफेक्ट द बेबीज ग्रोथ। अगर विली कम होगा प्लासेंटा में तो क्या होगा? नेचुरल सा चीज़ है, विली कम होने की वजह से एब्जॉर्प्शन कम होगा और फूड कंटेंट जो है वो कम पहुँचेगी फिटस तक। नेम द रीजन वेयर द एम्ब्रियो डेवलप इनसाइड द फीमेल बॉडी, एक्सप्लेन हाउ द रीजन इज एडेप्टेड फॉर नॉरिशिंग द बेबी। तो इस रीजन का क्या नाम है? तो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था यूटेरस कहते हैं, यहाँ पर बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है। किस तरीके से होगा? तो आप चले जाइए उस पोर्शन में जहाँ पर हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से यहाँ पर ब्लड की लाइनिंग्स डेवलप हो जाती हैं, किस तरीके से ये मदर के साथ जुड़ा हुआ होता है और फिर यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है
ठीक है, यहाँ पर यूटिलाइज करने के बाद फिर से कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया का किस तरीके से एक्सक्रीशन होता है, ये सारी चीज़ों को आप एक्सप्लेन करेंगे। सम ऑफ द fetal cells fall into the amniotic fluid and can be collected by careful procedure. The cells were screened and found to contain XY chromosome. कुछ fetal cells जो हैं बॉडी के, वो amniotic fluid के अंदर रह जाती हैं। उसको कलेक्ट करके अगर उसकी जांच करें हम लोग तो वहाँ पर XY क्रोमोसोम पाया गया। तो अब ये बताइए कि फीटस का सेक्स क्या होगा। तो XY क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? मेल में, तो फीटस का सेक्स मेल होगा। हाउ इज दिस पेरेंटियल सेक्स डिटर्मिनेशन मिसयूज्ड? तो हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन का इंडिया में मिसयूज़ किया जाता है। इंडिया के कई स्टेट्स हैं जहाँ पर कि पसंद नहीं किया जाता है लड़कियों का पैदा होना, या उनके बारे में जो है वो एक अलग तरह की राय रखी जाती है। लोग जो है पहले से प्रीनेटल टेस्ट करा के पता लगा लेते हैं और बच्चे को गर्भ में ही मार देते हैं। तो इस तरीके से इसका मिसयूज़ किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन का प्रिपरेशन करेंगे तो उम्मीद है कि आप जो है 100% मार्क्स अपने साइंस के पेपर में ला पाएंगे। आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को देखने के लिए आप सबों को थैंक यू वेरी मच।